sir. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. Good morning, sir. चलो, सो आज अपन आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स. सो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 10. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 10. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 10. मार्क करो उसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. साइड में मार्क्स के लिख दो 20 मार्क्स. सो मैं इसको रीड करता हूँ. एवरीबॉडी जरा ध्यान दो. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पूजा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31st December 2017. सो यहाँ पे बैलेंस शीट इज गिवन ऑन 31st December 2017. सो एक बैलेंस शीट लायबिलिटी एसेट. सो जरा लायबिलिटी एसेट पहले देखो. इट इज 1500. 8% preferentials of ₹100 is fully paid up. So preferentials पहला दिया है. So 1500 into 100 it is 1,50,000. Okay. So ये 1,50,000 लिया है तो देने का मतलब payable payable is a liability. Next 3,000 equity shares of ₹100 each. ₹80 paid up. तो यहाँ पे shares partly paid up है. Face value 100 है लेकिन इसका paid up value सिर्फ 80 है. Underline करो 80 paid up. So 3,000 into 80 मतलब 3,000 शेयर्स दिए इक्विटी शेयर्स और 80 रुपीस के हिसाब से पैसा लिया. तो 2,40,000 रुपया ही लिया है, उतना ही देने का है. कम ऑन नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ एवरीबॉडी. $4,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच और यहाँ पे अभी बोल रहे हैं 70 पेड अप. सो दो टाइप का इक्विटी शेयर्स हो गया है एंड दोनों का पेड अप वैल्यू अलग अलग है. एक का 80 पेड अप है और एक का 70 पेड अप है. ओके. तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप लोग डाल दो. सो एवरीबॉडी 4,500 into 70 के हिसाब से 3,15,000 3,15,000 लिया है. तो ये देने का मतलब पेबल, एनी काइंड ऑफ पेबल इज लायबिलिटी. 8% डिबेंचर्स amount is 1,50,000 and these debentures are having a floating charge on all assets. ये लाइन मैंने पहले भी बोला. अगर ये लाइन आते हैं floating charge on all assets, इसका मतलब हमें assume presume करना है it is just a piece of information. तो कोई भी asset बेच बाच के, जितने भी assets है वो बेच बाच के जो भी पैसा आएगा उसमें से हम लोग कुछ amount यूज करेंगे for payment of debentures. So everybody ये लाइन का अपने को टेंशन लेने का नहीं है. लेकिन अगर यहाँ लिखा होता है having a fixed charge on any particular specific asset, that is land and building, that is stock, plant and machinery. So my dear students, हम लोग को फिर जरा देखना पड़ता था, वो secured creditor के कैटेगरी में चला जाता. So यहाँ पे जब भी ऐसा लाइन आता है having a floating charge, तो टेंशन लेने का नहीं. it is a piece of information. आगे बढ़ो. Outstanding debenture interest, debenture का interest भी इधर outstanding है, that is 6,000. एंड बाद में क्रेडिटर्स दिए और कोई क्रेडिटर है जिनको हमें पैसा देने का है. वो कोई भी हो सकते हैं. हमने कहीं से लोन लिया है या फिर रॉ मटेरियल खरीदा है, पैसा देने का है 2,40,000. बट पिक्चर इज येट टू बी क्लियर whether these creditors are secured creditor, whether these creditors are preferential creditor, whether these creditors are unsecured creditor. तो वेट एंड वॉच. एडजस्टमेंट आने के बाद पिक्चर क्लियर हो जाए. कम ऑन एसेट साइड. एसेट साइड में आ जाओ. एसेट साइड में पहले गुडविल दिया है व्हिच इज अ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर तीनों भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं. ऑफिस इक्विपमेंट इज अ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट. नेक्स्ट इज स्टॉक इज गिवन. डेटर्स आर देयर. बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स ही क्रिएट होते हैं. बिल्स रिसीवेबल. कैश इन हैंड इज 12,000. तो इसको एक सर्कल करके रखो. ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा टू कैश इन हैंड करके. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिट साइड. एसेट साइड में दिया मतलब इट इज अ लॉस 1,05,000. ये कारण हो सकता है लिक्विडेशन करने का. द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन एज ऑन अबव डेट, above balance sheet date. So A वाला point everybody देखो एडजस्टमेंट फॉर्म में पूछा उन्होंने. प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन एरियर फॉर लास्ट 3 years. अंडरलाइन करो लास्ट 3 years. ए प्रेफरेंस डिविडेंड वेयर इन एरियर्स फॉर लास्ट 3 years. पिछले 3 सालों से माय डियर स्टूडेंट एक टूटी कौड़ी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड दिया नहीं है. तो ये पेंडिंग है, तो ये अपने को देना पड़ेगा. एंड एक यहाँ पे गुगली लाइन है. एंड it was to be paid before paying equity share capital. ये लाइन से हमें कुछ पता चल रहा है. क्या पता चल रहा है? बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट करने से पहले. ये सबसे लास्ट में किसका पेमेंट होता है? सबसे लास्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स का. उसके पहले एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट करें. और अपना फॉर्मेट भी यही बोलते हैं. सबसे देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर आता है प्रेफरेंस शेयर
होल्डर्स, उसमें पहला प्रेफरेंशियल कैपिटल, बाद में क्या आते हैं एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, और उसके बाद नंबर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल का। जस्ट टू कंफ्यूज द स्टूडेंट ये लाइन देखिए रखा है। चलो आगे बढ़ो। आफ्टर दिस बी वाला पॉइंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड अ लोन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹60,000। तो बोलते हैं क्रेडिटर्स है ना ऊपर 2,40,000 का क्रेडिटर्स दिख रहा है, देख 2,40,000 का, उसमें 60,000 जो है ना वो लोन फ्रॉम बैंक है, बैंक लोन टेकन है 60,000 का, विच इज सेक्योर्ड ऑन द हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अंडरलाइन कर हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सो हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेटेड का मतलब होता है सिक्योर्ड, हाइपोथिकेटेड का मतलब होता है सिक्योर्ड। तो ये सिक्योर्ड एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी इज अ सिक्योर्ड एसेट। ऊपर जा एसेट साइड में देख, प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है क्या, प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है क्या, जरा जा देख, और उधर लिख दे सिक्योर्ड। It is secured asset. It is secured against what? It is secured against a loan taken from bank. So everybody creditors 2,40,000, उसमें से 60,000 ये secured loan है, secured creditors है, और उसके लिए हमने गिरवी रखा है plant and machinery. Is it clear? एक working note में यहाँ पे बाद में करूँगा, आपको समझाऊंगा। चलो आगे। उसके बाद sundry creditors also included preferential creditors of ₹15,000। ये सब कुछ अपने को दे दिया है, सब कुछ अपने को दे दिया है। मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। सो एवरीबॉडी आप लिख सकते हो मेरे साथ, यू कैन राइट विथ मी, आप मेरे साथ ये वर्किंग नोट लिख सकते हो। सो एवरीबॉडी वर्किंग नोट नंबर 1, पहला वर्किंग नोट लिखा तो भी चलेगा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर्स, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर्स, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर्स, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर्स, calculation of creditors, calculation of creditors. So everybody, total creditors are given to us, total creditors are given to us, कितना है 2,40,000 given, ये दिया हुआ है, given ये दिया हुआ है। अभी इसमें नॉर्मली मैंने बोला 3 बातें हो जाएंगी, 3 पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होएगा। 2,40,000 का 3 पार्ट देखते हैं, कभी 2 पार्ट्स होते हैं, कभी 1 पार्ट होते हैं, कभी 3 पार्ट होते हैं। सो यहाँ पे तीनों अवेलेबल है। सो पहला तो लोग बोल रहे हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो पॉइंट नंबर बी में वो लोग बोल रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड लोन फ्रॉम बैंक 60,000। सो एवरीबॉडी सिक्योर्ड क्रेडिटर कितना है भाई 60,000 एंड इट इज लोन टेकन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। और इसके लिए एक एसेट गिरवी रखा है, 60,000 रुपए का लोन लिया है, 60,000 का बैंक से लोन लिया है, और एक प्लांट एंड मशीनरी गिरवी रखा है। सो एवरीबॉडी सेक्योर्ड बाय, इसके नीचे लिख के रख, सेक्योर्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी, सेक्योर्ड बाय प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी गिरवी रखा और 60,000 रुपए का लोन लिया। ये प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए का था, जरा ऊपर एसेट साइड में देख, प्लांट एंड मशीनरी 1,35,000 का था, 1,35,000 का एसेट गिरवी रखा और 60,000 रुपए का लोन लिया। इज इट क्लियर? इट इज अ सिक्योर्ड लोन, इट इज अ सिक्योर्ड लायबिलिटी और इट इज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, ऑल आर वन एंड द सेम। वो कौन सा, उसका नाम क्या है, इट इज लोन फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट उसके बाद है प्रेफरेंशियल, उसके बाद आते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो आई थिंक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पॉइंट नंबर बी में लिखा है, सेकंड लाइन देखो बी में, सन्ड्री क्रेडिटर्स आल्सो इंक्लूडेड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 15,000, सो इट इज रेडीली गिवन टू अस। ये अपने को गिवन इन एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट नंबर बी में दिया हुआ है। सो इसका टेंशन लेने का गरज नहीं है। अभी बैलेंस, जो बैलेंस बचेगा माय डियर स्टूडेंट, जो बैलेंस बचेगा वो पूरा अपन ट्रीट करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बैलेंस जो रहेगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कैसा मिलेगा, 2,40,000 इज द टोटल अमाउंट। सो 2,40,000 में से 60,000 माइनस कर, 15,000 माइनस कर, मतलब टोटल 75,000 माइनस कर 2,40,000 में से। तो हाउ मच, 1,65,000. 1,65,000 is your balance and that is to be treated as unsecured creditor. So हर एक टाइप का क्रेडिटर यहाँ पे उन्होंने दिया है और वो सब हमने इधर वर्कआउट कर लिया। इज इट क्लियर? यस और नो? यस। कल जो सम लास्ट लेक्चर में जो सम किया था उसका ये एक्सटेंशन है, उसका ये एक्सटेंशन है। सो आगे बढ़ो। इसके बाद आफ्टर दिस पॉइंट नंबर सी में आ जाओ। हो गया इतना कंप्लीटेड, लिखा सबने? यस और नो? यस। चलो आशीष हो गया लिखा।
चलो आगे एवरीबॉडी सी वाला पॉइंट देखो, अभी तक का सबसे बड़ा एडजस्टमेंट है, करना वही सब चीज है। द लिक्विडेटर रियलाइज द एसेट्स एज फॉलोज, अंडरलाइन करो रियलाइज द एसेट। सो ये नॉर्मली जो एसेट रियलाइज होते हैं वो हम लोग कहां पे लिखते हैं, सबको मालूम है, रिसीट साइड में, यहाँ पे टू एसेट रियलाइज। तो देखो कौन सा एसेट रियलाइज हो गया है, लैंड एंड बिल्डिंग 3,22,500, फिर प्लांट एंड मशीनरी 75, बट प्लांट एंड मशीनरी एवरीबॉडी ऑन बोर्ड, प्लांट एंड मशीनरी इज सिक्योर्ड अगेंस्ट व्हाट रे, लोन फ्रॉम बैंक। तो इसको एक बॉक्स में डाल दो, प्लांट एंड मशीनरी 75,000। ये नॉर्मल एसेट रियलाइज में लिखेंगे नहीं, एसेट ये रियलाइज हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी से हम लोग को बेच बाच के पैसा मिला है, लेकिन वो हम आगे लिखेंगे, कहां पे आगे, मतलब टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। फॉर्मेट अगर आपने प्रिपेयर किया ना, ये चैप्टर का मार्क्स आपका फिक्स है, कोई छीनने वाला नहीं। चलो आगे, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स एंड मिलर्स है। तो ये जो बोला है ये अपन सेकंड पोजीशन पे लिख देंगे। नेक्स्ट डी वाला पॉइंट देखो, लीगल चार्जेस ऑन लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹1,500। तरस गए थे हम लोग लीगल चार्जेस के लिए, बराबर ना। इसके पहले के सम्स में लीगल चार्जेस नहीं था, यहाँ पे आया है। तो सबसे टॉप पे पेमेंट में सबसे पहला चीज क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट लीगल चार्जेस, रेडीली गिवन, टेंशन नहीं है। फिर ई वाला पॉइंट, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 3,900, तो ये भी रेडीली दिया हुआ है, ये थर्ड पोजीशन पे लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड पोजीशन वाला चीज अभी दिया है एफ में, द लिक्विडेटर रेम्युनरेशन वाज फिक्स्ड एट ₹1,500। एक फिक्स्ड अमाउंट उसको देने का, उसको मतलब किसको रे, लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर ये लिक्विडेशन का जो काम कर रहा है उसके लिए उसको एक फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हैं 1,500, प्लस उसमें और कुछ एडिशनल अमाउंट भी है, 2% ऑन सेल ऑफ एसेट, अंडरलाइन करो 2% ऑन सेल ऑफ एसेट, 2% ऑन सेल ऑफ एसेट। एंड एक्सक्लूडिंग बोलते हैं उसमें कैश, बोलते हैं कैश को उसमें इनको एक्सक्लूड करने का, इंक्लूड करने का गरज नहीं, उसको एक्सक्लूड करने का। सो वैसे भी अपन उसको एक्सक्लूड करके ही कैलकुलेट करते हैं इसके पहले भी। सो इट इज एक्सक्लूडिंग, जब भी कोई चीज एक्सक्लूडिंग बोला तो उसका टेंशन लेने का नहीं। अगर इंक्लूडिंग बोला होता, क्या वर्ड बोला होता, इंक्लूडिंग, तो हम लोग क्या करते थे, कैश को भी हम लोग ऐड कर देते हैं एसेट रियलाइज में, और फिर जो टोटल मिलता था उसका 2% कमीशन किसको जाता था, लिक्विडेटर को जाता था। सो एवरीबॉडी कैश के ऊपर कोई भी कमीशन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सेल ऑफ एसेट, मतलब एसेट रियलाइज जो भी रहेगा अमाउंट उसके ऊपर 2% अपने को पे करने का लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन। चल आगे बढ़, उसके बाद प्लस इतना करके भी नहीं, और कमीशन चाहिए उसको, प्लस 4% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के ऊपर कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अनसेक्योर्ड क्रेडिटर का ऊपर लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन आया है, तो वेट एंड वॉच। जब तक आप अनसेक्योर्ड क्रेडिटर के पास नहीं पहुंचते हो तब तक आप लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन निकाल नहीं सकते, बराबर है। आपको चेक करना पड़ेगा वेदर सफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल और नॉट, उसके बाद ही अपन डिसीजन लेने वाले हैं। सो वो अभी पता नहीं चलेगा, वो जैसे जैसे अपन वहां पे पहुंचेंगे आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ो, उसके बाद नेक्स्ट, लिक्विडेटर मेड पेमेंट ऑन 31 मार्च, क्या प्रिंट हो गया उधर 2018 करो उधर, 2017 नहीं 2018 में प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो लिक्विडेटर मेड अ पेमेंट ऑन 31 मार्च 2018। ये लिक्विडेशन कब हो रहा है, तो बैलेंस शीट का जो तारीख है ना उसी तारीख पे। सर कैसे पता चला, देखो बैलेंस शीट जिधर खत्म हो रहा है ना, यही सेम पेज पे देखो, बैलेंस शीट जिधर खत्म हो रहा है 11 लगेगा जब तो टैली अमाउंट, उसके बाद लाइन है कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन एज ऑन अबव बैलेंस शीट डेट। सो बैलेंस शीट का तारीख क्या था, 31 दिसंबर था 2017। सो 31 दिसंबर 2017 के बाद पेमेंट्स कब हुआ, डायरेक्टली 31 मार्च 2018। 17 के बाद दिसंबर के बाद हैप्पी न्यू ईयर, 17 अलविदा एंड वेलकम 18। सो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ्स का देयर इज अ डिले, और ये डिले का इंटरेस्ट विल डेट ऑफ पेमेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और किसको देना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर्स को। किसको देना पड़ेगा, डिबेंचर होल्डर्स को। अरे यस और नो, चलो आगे। इसके बाद प्रिपेयर करना क्या है, प्रिपेयर लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सभी को मालूम है फॉर्मेट। सो चलो स्टार्ट करते हैं, एवरीबॉडी लेट्स बिगिन विद आवर फॉर्मेट। सो एवरीबॉडी, solution number it is 10। क्या नाम है भाई, पूजा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पूजा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। चलो क्या हेडिंग लिखेंगे,
liquidators final statement of account. Liquidator का final statement of account. This is full and final statement prepared by the liquidator. So everybody फॉर्मेट आता है आपको, तो प्रीवियस लेक्चर्स आपने जो अटेंड किया है उसमें फॉर्मेट एकदम इन डिटेल में मैंने डिस्कस किया आपके साथ। सो पेज को फोल्ड करो एंड गेट एग्जैक्ट सेंटर। So debit side will be your receipt side, receipts, rupees inner column, rupees outer column, and credit side is your payments. Rupees inner column and rupees outer column, rupees inner column and outer column. चलो, so it's a format based solution. Format अगर आपको आता है तो आपके marks confirm है. So it's a full fledged question. It's a full fledged question for 20 marks. Question number 10 कर रहे हैं हम लोग. Question number 10. चलो स्टार्ट कर दे. कॉलम्स रेडी है? अरे यस और नो? Yes. चलो, so सबसे पहला कोई आगे नहीं जाएगा, सब मेरे साथ ही आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। चलो, सबसे पहला चीज हमें लिखने का है टू कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। क्या वर्ड है जरा देखो। सो आई थिंक कैश इन हैंड, इसके लिए हम लिखेंगे कैश इन हैंड। कितना इनके पास कैश था? इट वाज ऑफ 12,000। 12,000 रुपए डाल दो इधर। 12,000 का कैश इनके पास अवेलेबल था। चलो, हो गया सबका कॉलम ड्रॉ करके हो गया। मेरे साथ ही आगे बढ़ो स्टेप बाय स्टेप। फिर एक लाइन छोड़ो, एवरीबॉडी राइट डाउन टू एसेट्स। एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड। सो माय डियर स्टूडेंट, एसेट रियलाइज में इधर बहुत बड़ा लिस्ट है, बहुत बड़ा लिस्ट है। एडजस्टमेंट नंबर सी देखो, एडजस्टमेंट नंबर सी प्लीज सी एवरीबॉडी। लिक्विडेटर रियलाइज द एसेट्स एज फॉलोज। सो प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ के, प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ के ये सब एसेट्स धड़ाधड़ अपने को इधर लिखने गए। सो पहला दे आर टॉकिंग अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा और पैसा रियलाइज किया। मींस एसेट वाज सोल्ड, लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 3,22,500, 3,22,500। फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ दो, उसके बाद लिखो ऑफिस एंड इक्विपमेंट्स, सॉरी ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस का इक्विपमेंट्स, ऑफिस का इक्विपमेंट्स उसको भी बेच दिया। सो एवरीबॉडी 19,500, 19,500। फिर उसके बाद है फर्नीचर, उसके बाद है फर्नीचर। So my dear student, furniture it was sold for 12,000, 12,000 में बेच दिया 12,000। उसके बाद स्टॉक, उसके बाद है स्टॉक। सो स्टॉक जो कुछ बचा कुचा था वो 1,05,000 में बेच दिया, 1,05,000 में इट इज सोल्ड। नेक्स्ट इज डेटर्स, डेटर्स से कस्टमर से कलेक्शन किया, कितने का रे 90,000। इधर डेटर्स को नहीं बेचा है, उनसे कलेक्शन किया हमने। एंड फाइनली डेटर से पैदा होते हैं बिल्स रिसीवेबल, वाया बिल कुछ अमाउंट रिसीवेबल था। सो बिल्स रिसीवेबल वाज 21,000, 21,000। सो इसका टोटल लो, एक टोटल ये सबका टोटल लो कितना आता है बोलो? 5,70,000, 5,70,000, 5,70,000। चेक करा कितना आ रहा है क्या? 5,70,000, 5,70,000। चलो, इसके बाद एक लाइन छोड़ो, लिखो टू सरप्लस। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, एक्सेस कैश। टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। तो इसमें हम क्या लिखते रहे? पहला फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट हियर एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड। तो हमने एक एसेट रियलाइज किया, सिक्योर्ड एसेट। कौन सा वो सिक्योर्ड एसेट था? तो ब्रैकेट में लिखता हूं मैं प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। इट वाज सोल्ड, इट वाज रियलाइज्ड फॉर 75,000,
फिर इसमें से माइनस करने का अपने को सेक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्या रे, सेक्योर्ड क्रेडिटर मतलब सेक्योर्ड लोन या फिर सेक्योर्ड लायबिलिटी। सो वो सेक्योर्ड क्रेडिटर का नाम क्या था, उसका नाम था लोन फ्रॉम बैंक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इट वाज लोन टेकन फ्रॉम बैंक। सो लोन फ्रॉम बैंक हम लोग सेटल कर रहे हैं, कितना था वो 60,000। सो एसेट को बेचा, 75,000 का कैश आया लिक्विडेटर के पास, लिक्विडेटर ने 60,000 का पेमेंट कर दिया और बचा हुआ एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे रिसीट साइड में दिखाने का एज अ सरप्लस, इट इज 15,000। यस और नो, यस। इधर नॉर्मली ये तीन चीज आते हैं, पहला, उसके बाद माइडेशन यहाँ पे आता है from calls from contributaries, that is shareholders, लेकिन वो सिचुएशन वर्किंग नोट में जनरेट होगा। सो वो आने दो, जब आएगा तभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे ये तीन चीज तो बाय डिफॉल्ट आने वाला ही है। चलो अब पेमेंट्स करते हैं। पेमेंट्स में सबसे पहला तो बोलो कैश कितना आया जरा बोलो, इसका जरा टोटल बोलो। सो 12,000 प्लस 5,70,000 प्लस 15,000, 5,97,000 का कैश हमारे पास अवेलेबल है। यस और नो, यस। सो अभी हम लोग कितना उड़ा सकते हैं मैक्सिमम लेवल पे, वी कैन मेक पेमेंट ऑफ 5,97,000। सो एवरीबॉडी स्टार्ट करो पेमेंट साइड में बाय लीगल चार्जेस। तो लीगल चार्जेस के लिए तरस गए थे, यहाँ पे दे दिए लीगल चार्जेस ऑन लिक्विडेशन, इट इज 1,500। इसके बाद अलर्ट हो जाओ एकदम, बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, और इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। इसको लिक्विडेटर को इन्होंने बोला हम आपको फिक्स्ड रेम्यूनरेशन देंगे। एफ वाला पॉइंट देखो एवरीबॉडी, एफ वाला पॉइंट, द लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन वाज फिक्स्ड एट ₹1,500। तो यहाँ पे लिखो फिक्स्ड अमाउंट हम लोग उसको पे करने वाले हैं, एंड दैट इज 1,500। तो ये 1,500 रुपया अपने को उसको फिक्स अमाउंट देने का है, चाहे काम करने दो या फिर नहीं करने दो, अपने को फिक्स्ड अमाउंट उसको देने का है। और उसके बाद उसने और कुछ चार्ज किया, 2% ऑन सेल ऑफ एसेट। सो इसके बाद 2% ऑन सेल ऑफ एसेट, सेल मतलब एसेट सेल करने के बाद अमाउंट इज रियलाइज्ड। सो माय डियर स्टूडेंट, ये देखो ये सबका टोटल अपने को लेने का है। तो ये सबका टोटल कितना आया था, 5,70,000 प्लस और एक चीज एसेट रियलाइज में और एक चीज है, वो यहाँ लिखा नहीं, लेकिन हमने वो सिक्योर्ड था इसलिए अलग से लिखा। सो 5,70,000 प्लस 75,000 दोनों को प्लस कर 6,45,000 एंड उन्होंने बोला इट इज एक्सक्लूडिंग, इट इज एक्सेप्ट व्हाट रे कैश। सो एसेट सेल ऑफ एसेट्स में कैश कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। सो इस वजह से हमने इसको और इसको प्लस किया। इज इट क्लियर? एसेट रियलाइज मतलब सेल ऑफ एसेट। इज इट क्लियर? चलो कैलकुलेट करो, 6,45,000 into 2% का बटन, हाउ मच? कितना? 12,900। सो एवरीबॉडी अपन कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, डैम कॉन्फिडेंटली लिखा। लेकिन इसके बाद अलर्ट हो जाओ, इसके बाद बोला 4% प्लस 4% the amount distributed to is paid to unsecured creditor including preferential creditor. So everybody preferential creditor, देखो unsecured creditor का नंबर बाद में आता है, पहला किसका आता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो उसका ऊपर 4% ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये मालूम है क्या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने हैं? 15,000। सो 15,000 का 4% कितना आता है बोल? 600। तो इधर अपन लिख देंगे 600। इज इट क्लियर? यस और नो? यस। अरे यस और नो? चलो पुढे इसके बाद फिर से अपन लिखते हैं 4% ऑन एवरीबॉडी अनसिक्योर्ड, 4% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। लेकिन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट देखो, हमको पता है 1,65,000, ये देखो हमको वी नो इट इज 1,65,000। तो डायरेक्ट 1,65,000 के ऊपर पहले लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन कैलकुलेट नहीं होगा। हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पास पहुंचते पैसा कितना बचा है, पैसा सफिशिएंट अमाउंट इज अवेलेबल और नॉट, या फिर
सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा, वो अभी नहीं पता चले। तो ये जो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है ना, इसको होल्ड करोगे, इसको क्या करोगे, होल्ड करोगे। ये पहला कैलकुलेट नहीं करते हैं। सो एवरीबॉडी यहाँ पे मैं कैलकुलेट डाल देता हूँ, कितना अमाउंट है पता नहीं, और यहाँ पे भी हमको कुछ पता नहीं। इधर एक बॉक्स डाल देते हैं, एक पुट अ बॉक्स ओवर हियर, तो अपन ये ढूंढेंगे, ये अपने को बाद में पता चलेगा, ये अपने को बाद में पता चलेगा। चलो इसके बाद एक लाइन छोड़ो, इसके बाद एक लाइन छोड़ो और लिखो बाय लिक्विडेशन क्या रे एक्सपेंसेस दिया है क्या, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देखो जरा, लिक्विडेशन एक्सपेंस यस इट इज रेडीली गिवन, तो टेंशन ही नहीं है। 3000 कितना दिया है, 900, 3900 मिला के सबको, इधर दिया है सर, किधर दिया है, सो ई वाला पॉइंट में दिया, किधर दिया है, ई वाला पॉइंट में दिया, ओके यस। चलो तो ये बेसिक तीन चीजें, इसमें सिर्फ मैंने जो अनसिक्योर्ड वाला था ना, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर जो कैलकुलेटर है उसको होल्ड कर, ये भी लिखो मत, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग, इसको ही होल्ड पे रखा मैंने। सो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पास आके देखना पड़ेगा पैसा है कि नहीं। सो अभी मेरे को बोले इसके बाद, ये तीन एक्सपेंसेस होने के बाद किसका नंबर आता है, एक लाइन छोड़ के बाय क्या रे, डिबेंचर होल्डर्स, यस और नो, डिबेंचर होल्डर्स। चलो डिबेंचर होल्डर्स चेक करो, हमारे पास डिबेंचर्स है कि यस 8% डिबेंचर्स है, बोला है हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट। ये ऑल एसेट्स मतलब ये जो भी एसेट बेच बाच के पैसा आया है उसमें से अपन वापस सकते हैं पेमेंट करने का, किसका पेमेंट करने का, 8% डिबेंचर्स। सो इट इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स कितना अमाउंट देने का था, 1,50,000, 1,50,000 इनर कॉलम, 1,50,000। फिर कोई इंटरेस्ट पहले से लायबिलिटी में कोई इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग है क्या, देखो दिख रहा है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट है 6,000, अगर वो ऊपर है तो अपने को पे करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट ये ऑलरेडी है। अगर ऊपर ये नहीं होता तो हम लोग ये कैलकुलेट नहीं करते, हम सिर्फ इंटरेस्ट टिल डेट ऑफ पेमेंट ही कैलकुलेट करते हैं। इज इट क्लियर, ये ऊपर था, लायबिलिटी था, इसके लिए इट वाज अ रिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसके लिए हम पे कर रहे हैं, कितना है अमाउंट उसका, 6,000। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट टिल डेट ऑफ पेमेंट, इंटरेस्ट टिल डेट ऑफ पेमेंट। सर इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ पेमेंट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, देयर इज अ डिले ऑफ 3 मंथ्स, पेमेंट करने में 3 महीने का डिले हुआ है, और वो 3 महीने का हमको क्या देना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स को। देयर इज अ प्रोविजन, अगर आप डिले करते हो पेमेंट करने में तो आपको डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा उतना मंथ्स का, तो 3 मंथ्स का। एक वॉलंटरी, यहाँ पे लिक्विडेशन वॉलंटरी कब हुआ है, 31 दिसंबर को, एंड अमाउंट्स आर पेड, पेमेंट इज मेड ऑन 31st ऑफ मार्च, सो देयर इज अ गैप, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट। तो जरा डिबेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट देखो, 1,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है 8% इंटू 3 डिवाइडेड बाय व्हाट रेट, 12। सो ये पूरा पजल सॉल्व करो, कितना है 3,000। तो ऐसा करके अपने को 1,50,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 इट इज 1,59,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, 1,59,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली आपका ध्यान कैश के ऊपर भी होना चाहिए, बहुत पैसा है, देखो एवरीबॉडी, हमारे पास 5,97,000 समथिंग था, ये टोटल अगर आप ऐसे ही चिल्लर लेते ये टोटल ये 17-18 हजार के आसपास आएगा अंदाज से, और ये 1,50,000 है, तो भी हमारे पास बहुत पैसा है, क्या इसी पे परफॉर्म करने का फिलहाल जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कैश कम होएगा, तभी अपने को अलर्ट रहने का। इज इट क्लियर? चलो डिबेंचर होल्डर्स के बाद किसका नंबर आएगा बोलो जल्दी से, आफ्टर डिबेंचर होल्डर्स एक लाइन छोड़ो, बाय क्रेडिटर्स। एक क्रेडिटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, पहला आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का अमाउंट मालूम है क्या, यस वी नो, इट इज 15,000, इनर कॉलम में लिखने का 15। फिर उसके बाद आएगा अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स,
सो माय डियर स्टूडेंट टेल मी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना अमाउंट देने का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट देखो यहाँ पे इट इज 1,65,000। अब पहले चेक करो हमारे पास 1,65,000 देने के लिए है क्या नहीं है, वेदर सफिशिएंट फंड्स आर अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। सो आपको चेक करना पड़ेगा अभी जरा डेबिट का टोटल डालो कैलसी पे 5,97,000 इतना पहले था, उसमें से धड़ाधड़ सब माइनस करो। यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहले उठाओ माइनस करो 1,500, फिर से माइनस 1,500, माइनस 12,900, माइनस 600, माइनस 3,900, माइनस 1,59,000, माइनस 15,000, 4,02,600। क्या 4,02,000, ये सब वैल्यूज माइनस करने के बाद बैलेंस 4,02,600। चेक करो इतना आ रहा है क्या, इतना आ रहा है क्या, एक भी अमाउंट छोड़ने का नहीं, इनर वाला भी और आउटर वाला भी सब अपने पहले सब पेमेंट्स है बराबर है। 5 लाख कितना करें 97,000, उसमें से ये सब जो चीज लिखा है वो सब माइनस करो तो आंसर आएगा 4,02,600। इतना आया क्या सबको आंसर, कितना आया क्या, यस और नो। सो 4,02,600 इट्स अ सफिशिएंट बैलेंस, बहुत पैसा पड़ा है इसमें से आप आराम से, और 1,65,000 दैट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट आराम से कर सकते हो, और वो पेमेंट करने के बाद भी आपके पास पैसा बचेगा, बैलेंस कितना बचेगा बोलो, 2,37,600। 2,37,600 बराबर है, यस और नो। तो यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ 1,65,000 एवरीबॉडी, और इसका टोटल बाहर ले लेता हूँ 1,65,000 एंड 15 इट विल बी 1,80,000 ये बाहर। एंड साइमल्टेनियसली जो चीज हमने ऊपर छोड़ दिया था हमने यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे चेक करेंगे पैसा है कि नहीं है, तो पैसा है, सफिशिएंट पैसा है, अगर इसका पेमेंट हम लोग कर सकते हैं तो हम लोग अभी ये 4% भी आराम से निकाल सकते हैं। 1,65,000 का कैलकुलेट कर, 1,65,000 का 4%, 1,65,000 का 4% लिख के रखो ऊपर, 1,65,000 का 4% 6,600 और इसका नीचे एक लाइन ड्रॉ करने का। अब ये सबका टोटल बाहर लिख दो, ये सबका टोटल बाहर लिख दो, ये सबका टोटल बाहर लिख दो। 1,500 प्लस 12,900 प्लस 600 प्लस 6,600 हाउ मच, 21,600। 21,300 21,600 आया इतना। चलो अभी यहाँ पे भी चेक कर लो कि अगर हम यहाँ पे पेमेंट दिखा है 6,600 का, सो एवरीबॉडी लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन 6,600 अगर माइनस किया तो हमारे पास बचेगा 2 लाख, कितना बचेगा 31,000 बराबर है 2,31,000 बच रहेंगे। देखो रफ कैलकुलेशन साइमल्टेनियसली करते चलो, रफ कैलकुलेशन करते चलो। अभी भी बहुत पैसा पड़ा है, अभी भी बहुत पैसा है। इज इट क्लियर, वेरी क्लियर। अभी मेरे पास इधर लिखने के लिए जगह नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ये जो 2 पार्ट लिखा है ना प्रिफरेंशियल, यहाँ तक समझा सबको। अभी ये पार्ट जरा मैं रफ करके जरा जगह बनाने का कोशिश करता हूँ, और ये डायरेक्टली इसके सामने इधर लिख देता हूँ 1,80,000। आप कुछ चेंजेस करो मत, 1,80,000 ओके। चल अभी इसके बाद अब किसका नंबर, पहला बोलो पैसा कितना है, बैलेंस, कैश बैलेंस हमारे पास 2,31 सफिशिएंट अमाउंट अभी भी अवेलेबल है। किसका नंबर आएगा, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पहला है क्या चेक कर, जरा चेक कर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है क्या देख। 1,508% preference shares of ₹100 each fully paid up. Amount is 1,50,000. So 1.5 लाख का पेमेंट कर सकते हैं क्या, यस आराम से। माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000, इसमें से 1,50,000 माइनस कर 81,000 का कैश बैलेंस बचेगा। उधर जगह नहीं, मैं इधर लिखता हूँ 81,000 अपने पास कैश बैलेंस बच रहे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज कितना परसेंट था, 8%। सो राइट डाउन 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इट इज 1,50,000 इनर कॉलम। सो ये पेमेंट करने के बाद
हमारे पास 81,000 अभी भी अवेलेबल है। अब एडजस्टमेंट था, इसके बाद आता क्या है, फॉर्मेट अपने को मालूम रहना मांगते हैं, एरियाज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड आता है। तो एरियाज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ए वाला पॉइंट देखो, द प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन एरियर फॉर लास्ट 3 years and it was to be paid before paying equity share capital। बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट करते हैं ना, वो इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसके पहले एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के। सो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड यहां पे लिख दो, एरियर्स मतलब पेंडिंग, पहले का आउटस्टैंडिंग, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड माय डियर स्टूडेंट। तो ये कैसा कैलकुलेट होएगा, पिछले 3 साल का बाकी है। So मुद्दल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, फेस वैल्यू का टोटल, नॉमिनल वैल्यू इट वाज 1,50,000, रेट ऑफ एवरीबॉडी, रेट ऑफ डिविडेंड इज 8%। सो जरा बोल 1,50,000 का 8% कितना आएगा, कितना? इतना डर डर के क्यों बोल रहे हो, कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, खुद पे विश्वास रखो। कितना आ रहा है? 12,000। लेकिन ऐसा कितने साल का बाकी है? 3 साल का। सो 12,000 एक साल का इनटू 3 इयर्स, तो इट विल बी 36,000। अच्छा, लिखने से पहले जरा सोचो, लिखने से पहले जरा देखो कैश है क्या। सो हमारे पास 81,000 अवेलेबल है, तो माइनस एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर सकते हैं क्या? यस, आराम से 36,000 रुपया इसमें से अपन पे करेंगे। तो कैश अवेलेबल, बैलेंस अवेलेबल कितना रहेगा? 45,000 अपने पास अवेलेबल है। सो एवरीबॉडी यहाँ पे अपन डैम कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं 36,000। आउटर कॉलम में आएगा 1,86,000 का पेमेंट इज सक्सेसफुल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब किसका नंबर आने वाला है? तो आप जिसका नंबर आने वाला है वो है इक्विटी शेयर होल्डर्स। एक लाइन छोड़ो और लिखो, एक लाइन छोड़ो और लिखो। मेरे पास जगह नहीं है, इसके लिए ये कैलकुलेशन में रब कर रहा हूँ, इसके लिए ये कैलकुलेशन में रब कर रहा हूँ। एवरीबॉडी आप रब नहीं करने वाले, आप वैसे ही रखोगे। इधर लिखो बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, बाय इक्विटी, एक लाइन जोड़ के लिखो बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली इधर 45,000 बाहर लिख देते हैं और बोलते हैं खत्म करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे देयर आर 2 क्लास ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, देयर आर 2 क्लास ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। जरा चेक करो, और दोनों का पेड अप वैल्यू अलग अलग है, दोनों भी पार्टली पेड अप है। सो पहला जो ग्रुप है 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इज 80 पेड अप है, और दूसरा जो ग्रुप है 4,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इज 70 पेड अप है। सो यहाँ पे पेड अप वैल्यू जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एक का 80 पेड अप है, एक ग्रुप है जिनके पास 3,000 शेयर्स है, उन्होंने अभी तक 80 पेड अप किया है कंपनी को, समझ में आ रहा है। और दूसरा जो ग्रुप है नंबर ऑफ शेयर्स 4,500, उन्होंने कंपनी को अभी तक 70 पेड अप किया है। सो कंपनी बोल रहा है एक से 80 रुपीस लिया है, एक से 70 लिया है। सो ये हिसाब से 80 और 70 का हिसाब से पैसा देने का है, लेकिन उतना पैसा देने के लिए नहीं है। सर कैसा पता चलेगा? सो 3,000 into 80, सो आंसर वाज 2 लाख। देखो वहां पे है 2,40,000 है क्या? देखो 2,40,000 है ना, 2,40,000। और उसके बाद दूसरा जो है सेकंड वन है 4,500 into 70, इट इज 3,15,000, इट इज 3,15,000। तो 2,40,000 करो कैलकुलेटर में, 2,40,000 ये पहला लिया है तो देने का है, प्लस 3,15,000 लिया है तो देने का है, तो टोटल कितना देने का है? 5,55,000 देने का है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। लेकिन हमारे पास 5,55,000 है क्या देने के लिए? उतना कैश ही नहीं है हमारे पास। कैश कितना बचा है? ओनली 45,000। ये 45,000 हमको कैसा पता चला, ये कैसे मिला? डेबिट माइनस क्रेडिट, रिसीट्स माइनस पेमेंट, बराबर ना। ये आया हुआ पैसा था, उसमें से ये सब धड़ाधड़ माइनस करते करते हम लोग ने रफ कैलकुलेशन किया एंड वी गॉट आंसर 45,000। अब लफड़ा ये है, दिक्कत ये है, प्रॉब्लम ये है कि 45,000 में से 5,55,000 का पेमेंट कैसा करें? अब 5,55,000 का तो पेमेंट कर नहीं सकते, 45,000 में से कम में से ज्यादा का पेमेंट कैसे होएगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो 45,000 का ही पेमेंट होएगा, लेकिन 80 पेड अप वाले जो है ना उनको कितना, और 70 पेड अप वाले उनको कितना, ये चीज अपने को ढूंढने का है। इधर झगड़ा चालू हो जाएगा, 80 वाले और 70 वाले। ये लोग बोलेंगे हमको ज्यादा पैसा चाहिए,
70 वाले 80 वाले बोले नहीं हमारा 80 है, हमको ज्यादा चाहिए, तो ये झगड़ा अवॉइड करने के लिए लिक्विडेटर एक वर्किंग नोट परफॉर्म करेगा। सो अपने को देखना पड़ेगा हम कितना रिफंड करेंगे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, 80 वाले को कितना और 70 वाले को कितना। कभी कभी सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है 80 वाले को देने का है पैसा और पैसा कम पड़ रहा है, तो 70 वाले से पैसा लेके 80 वाले को देने का, ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है। तो सबसे पहला लास्ट लेक्चर में जैसे पढ़ाया आपको वैसे वापस एक बार एक्सप्लेन करने वाला हूं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट लॉस पर शेयर। क्या ढूंढने का अपने को? लॉस पर इक्विटी शेयर, लॉस पर इक्विटी शेयर। तो उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका एक वर्किंग नोट है। मैक्सिमम मार्क्स ऑलमोस्ट 7 to 8 मार्क्स विल बी गिवन फॉर दिस वर्किंग नोट। तो ये वर्किंग नोट अपने को एकदम अच्छे से प्रॉपर्ली करने का, बिल्कुल हैंडराइटिंग इधर उधर होना नहीं मांगते, एकदम प्रॉपर, इट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, तब जाके ये 20 मार्क्स अपने को मिलेगा ओवरऑल। चलो सो स्टार्ट करते हैं विद आवर वर्किंग नोट नंबर 2। ये फर्स्ट हो गया क्रेडिटर, उसके बाद सेकंड। सो वर्किंग नोट नंबर सेकंड, गिव हेडिंग वर्किंग नोट नंबर सेकंड, वर्किंग नोट नंबर सेकंड, वर्किंग नोट नंबर सेकंड, वर्किंग नोट नंबर सेकंड। चलो वर्किंग नोट नंबर सेकंड, वर्किंग नोट नंबर सेकंड, गिव हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स, वर्किंग नोट नंबर सेकंड, calculation of calls or refund, calls or refund to equity shareholders। अब सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा देने का है, अब देने का है या लेने का है वो अपने को पता चलेगा। मोस्ट प्रोबेबली दिमाग में सेट करो कि हमें देने का, बिकॉज हमारे पास 45,000 रुपया ही बचा है, एक्चुअल में देने का 5,55,000, 2,40,000 प्लस 3,15,000, ऐसा 5,55,000 देने का, लेकिन है 4,00,000 मतलब है 45,000। तो चलो भाई सबसे पहला चीज लिखो इधर, दैट इज पेड अप, पेड अप इक्विटी, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। सो एवरीबॉडी पहला जो 80 पेड अप था उसका टोटल अमाउंट 3,000 into 80 पेड अप वी गॉट 2,40,000। जितना लिया है कंपनी ने तो देने का 2,40,000 प्लस 4,500 into 70, सो 3,15,000 लिया है तो इतना देने का है। सो ये दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो इज इक्वल टू आंसर इज 5,55,000, 5,55,000 विच इज पेएबल। सर ये कहां से आपने ढूंढा? ये मैंने ढूंढ के निकाला फ्रॉम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इज इट क्लियर? इतना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को देने का है, लेकिन दे सकते हैं क्या पूरा? नहीं, हमारे पास सिर्फ 45,000 बचा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके बाद माइनस अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अमाउंट अवेलेबल कितना? ओनली 45,000। सर कहां से मिला है 45? डेबिट माइनस क्रेडिट, दैट इज रिसीट्स माइनस व्हाट रे? पेमेंट्स। डेबिट माइनस क्रेडिट मतलब ही डेबिट मतलब ही रिसीट्स माइनस क्रेडिट मतलब पेमेंट्स। डेबिट माइनस क्रेडिट मतलब रिसीट साइड माइनस पेमेंट साइड। सो 45,000 ही अवेलेबल है। सो एवरीबॉडी देना है 5,55,000, अवेलेबल है 45, तो कितने का लॉस बेयर करना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को? इक्विटी शेयर होल्डर को कितने का लॉस होएगा? कितना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का डूब जाएगा? कितना पैसा कंपनी दे नहीं पाएगा, लिक्विडेटर नहीं दे पाएगा? डिफरेंस इज 5,10,000 का चूना लग गया किसको रे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज द टोटल लॉस to equity shareholder, which is also called as
डेफिशिएंसी, which is also called as deficiency, मतलब it is a shortage amount, इतना पैसा हम नहीं दे सकते, लिक्विडेटर नहीं दे सकता, लिक्विडेटर अपने जेब से निकाल के पैसा नहीं देने वाला, लिक्विडेटर के पास अवेलेबल कितना है, ओनली 45,000। अब अपने को लॉस तक पहुंचने का, ये टोटल लॉस है, अपने को पर शेयर लॉस निकालने का है, बिकॉज दोनों भी क्लास ऑफ इक्विटी शेयर, बोथ क्लास ऑफ इक्विटी शेयर का पर शेयर अलग अलग है। एक पहला वाला जो 80 पेड अप है, दूसरा है वो 70 पेड अप है, इसके लिए हमको पर शेयर में लॉस ढूंढना पड़ेगा। ये टोटल अमाउंट में मिला, इधर ही फॉर्मूला बनाता हूं, एवरीबॉडी टोटल लॉस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ equity shares, total number of equity shares, total number of equity shares, a total number of equity shares 80 paid up वाले का नंबर था 3000 and 70 paid up का नंबर था 4500, दोनों को प्लस कर, सो आपको आपका आंसर मिलेगा। इधर ही फॉर्मूला, अलग से मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसमें कंटिन्यूएशन में लिख रहा हूँ। सो कितना हो जाएगा, 7500 इक्विटी शेयर, 7500 इक्विटी शेयर। सर कहां से लेके आए आप ये 3000 इक्विटी शेयर्स प्लस 4500 इक्विटी शेयर्स, अरे ये सो नो, ये समझा सबको? यही चीज मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। सो इट्स अ फुल फ्लेज्ड 20 मार्क्स क्वेश्चन। सो एवरीबॉडी अगर ऐसा आ गया तो बल्ले बल्ले हो गया, अपना हाथ का मार्क्स है, स्कोरिंग में आपको बहुत हेल्प होएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अच्छा आप स्कोर करने वाले हो। सो 5,10,000 डिवाइडेड बाय 7,500 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलिए, डिवाइडेड 5,10,000 डिवाइडेड बाय 7,500 68 एग्जैक्ट आ रहा है 68, तो 68.00 ये आएगा पर शेयर, पर इक्विटी शेयर, एंड दिस इज देयरफॉर इसको अपन नाम देंगे दिस इज लॉस, दिस इज लॉस। 68 का लॉस पर शेयर, एक शेयर के पीछे 68 बेयर करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, किसको रे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे यस और नो? सर आप नंबर ऑफ शेयर, ये पर शेयर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें, पर शेयर क्यों निकाला, लफड़ा पर शेयर के ऊपर ये एक 80 पेड अप है और दूसरा 70 पेड अप है, तो 80 के लिए हम 80 नहीं दे सकते, 70 के लिए हम 70 नहीं दे सकते, तो उसमें से लॉस अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है? यस और नो? आसिफ क्या डाउट है उधर? 6.8 आ रहा है 5,10,000 डिवाइडेड बाय 7,500 कर कैलकुलेटर पे, 5,10,000 डिवाइडेड बाय 7,500, ठीक है? आया 68 आया क्या सबको? अरे आया क्या? 68 आया। उसके बाद इसमें यस डाउट है मला विचारा, इकडे बडबड करू नका। सो 68 में दो बातें, 68 में दो टाइप का शेयर्स है, पहला जो है एवरीबॉडी इट इज 3,000 फ्रॉम 3,000 इक्विटी शेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, 3000 शेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन करते हैं। सो देयरफॉर उसका पेड अप वैल्यू कितना था, 80 पेड अप, अरे यस और नो? 80 पेड अप था। सो 80 पेड अप, अब अपना कंपनी लिक्विडेटर क्या बोलेगा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर, देखो बस 80 लिया था, हम 80 तुमको दे नहीं सकते, सो 80 के बजाय उसमें से आपका जो लॉस है वो एडजस्ट कर देते हैं और बाकी का बैलेंस आप लेके जाओ। 68 इज द लॉस पर शेयर, तो 80 दे नहीं सकते, 68 का लॉस माइनस करने का तो कितना दे सकते हैं, सो डिफरेंस लो, डिफरेंस इज 12 रुपीज, 12 पर शेयर, क्या लिखने का, 12 पर शेयर, 12 पर शेयर। कितना हम आपको पे कर सकते हैं, 80 रुपए तो दे नहीं सकते, लेकिन 12 रुपए जरूर देंगे। इधर से इक्विटी शेयर होल्डर पूछेगा भाई 12 रुपया कैसे, 12 रुपया बोलते भाई लॉस आपको भुगतना पड़ेगा, और वो लॉस हम लोग ने दोनों के लिए कॉमन निकाला, बिकॉज दोनों भी आप इक्विटी शेयर होल्डर है। 68 का लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा इतना लॉस। इज इट क्लियर? अरे यस और नो? सो देयरफॉर इसका कैलकुलेशन कैसे बनेगा, देखो 3000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू अमाउंट कितना है, 3000 36,000 रुपीस। हम 80 पेड अप वाला जो है ना, 3000 शेयर्स है ना, उनको 36,000 उनके मुंह पे फेंक के मारेंगे, कौन लिक्विडेटर दे देगा 36,000 रुपए। और अब हमें ये कैलकुलेशन करने का है, एवरीबॉडी 2000 इक्विटी शेयर्स, सॉरी नॉट 2000, इट इज 4,500, एक्सट्रीमली सॉरी, 4,500 इक्विटी शेयर्स।
सो 4500 का पेड अप वैल्यू था 70 पेड अप, इसमें से माइनस करने का है 68 का लॉस, इनको ये बेयर करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा। सो 70 देने का था और लिक्विडेटर बोलता है 68 इज द कॉमन लॉस फॉर बोथ, क्योंकि दोनों तुम इक्विटी शेयर होल्डर है, 68 माइनस कर देते और बचा कितना भाई, 2 रुपया। सो 2 रुपीज पर शेयर ये हम आपको पे करेंगे। सो देयरफॉर एवरीबॉडी, देयरफॉर 4500 equity shares into 2 per share, so it will be how much है 9000। so 9000 का अमाउंट किसको पे करने का, that is 70 पेड अप वाले को। जरा ये दोनों को ऐड कर, 36000 36,000 प्लस 9000 you will get your 45,000 जो अवेलेबल बैलेंस अपने पास है। इज इट क्लियर? यही रास्ते से कैलकुलेशन अपने को करने का है। बढ़ो आगे। अच्छा अभी एवरीबॉडी लिखने का कैसा, देखो एवरीबॉडी यार पॉजिटिव आंसर आया ना, पॉजिटिव आंसर आया ना तो इसको अपन क्या बोलेंगे रे, रिफंड। क्या बोलेंगे इसको, रिफंड। पॉजिटिव आंसर आया तो इसको बोलने का रिफंड, इतना पैसा अपन देंगे। और कभी कभी आंसर नेगेटिव आएगा, कभी कभी आंसर नेगेटिव आएगा। सपोज ऐसा हुआ है, सपोज ऐसा हुआ, ये 70 पेड अप है ना, थोड़ी देर के लिए ऐसे अज्यूम कर 60 पेड अप होता, तो 60 में से अगर 68 का लॉस माइनस करेंगे, छोटे में से बड़ा वैल्यू माइनस करेंगे तो आपको आंसर -8 आएगा। तभी हम उसको रिफंड नहीं बोल सकते, तभी अपन बोलेंगे कॉल्स। उसको क्या बोलेंगे, कॉल्स। तभी हम क्या करेंगे, सामने वाले से और पैसा लेंगे और इधर जो कम पड़ रहा है वहां पे यूज करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैसा वो सिचुएशन रहेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो फिलहाल ऐसा सिचुएशन अभी तक आया नहीं है, फिलहाल रिफंड वाले ही। और रिफंड को हम कौन से साइड में रिफ्लेक्ट करते हैं, पेमेंट साइड में। रिफंड को कौन से साइड में अपन रिफ्लेक्ट करते हैं, पेमेंट। रिफंड मतलब क्या, लिया हुआ पैसा हम वापस दे रहे हैं, इसलिए पेमेंट में अपने को दिखाएंगे। तो चलो भाई आ जाओ, ये जो नीचे कैलकुलेशन किया वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अल्टीमेटली बाहर 45 ही आएगा, लेकिन इसका ब्रेकअप ये इंपॉर्टेंट है, 36,000 और 9,000। सो इधर लिखने का 3000 इक्विटी शेयर्स इनटू कितना रे, 12 पर शेयर। So it is 36,000 and 4,500 equity shares into 2 per share. 2 per share it is 9,000. So 36 plus 9 is equal to 45,000. ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। तो आपको आपका टैली अमाउंट मिलेगा, दैट इज सेम 5 लाख। हाउ मच है, 97,000 ऑन रिसीट साइड एंड 5 लाख सेम 97,000 ऑन पेमेंट साइड। जितना आया उतना ही पैसा गया। इज इट क्लियर? रिसीट्स इज इक्वल टू योर पेमेंट साइड। इज इट क्लियर? यस और नो? यस। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस सम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके।